विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही महीने बाकी है। ऐसे में बीजेपी ने 21 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, जबकि दूसरी सूची को लेकर मंथन का दौर जारी है। वहीं कांग्रेस में उम्मीदवारों की पहली सूची को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। ये कहा भी जा रहा है कि कांग्रेस जल्द ही अपनी पहली सूची जारी कर देगी, लेकिन इन सब के बीच प्रत्याशियों को लेकर सियासी तकरार लगातार जारी है। कांग्रेस की पहली सूची को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी पहली सूची घोषित करे, जैसे ही सूची जारी होगी कांग्रेस में गदर फिल्म चलेगी। टिकटों को लेकर अंतर विरोध कांग्रेस में है। कांग्रेस और बीजेपी में बहुत फर्क है। हमारी दूसरी सूची आ जाएगी और कांग्रेस की पहली सूची नहीं आएगी। कांग्रेस अपनी पहली सूची तो घोषित करे। अभी जो गदर फिल्म चल रहा है ना, वही चलेगा उनके यहां। जैसे सूची आएगी संभलेगा नहीं। इतना ज्यादा अंतर विरोध है कांग्रेस के अंदर में टिकटों को लेकर, तो हम में और उनमें बहुत फर्क है। हमारी तो दूसरी सूची भी आ जाएगी, उनकी पहली नहीं आएगी, आप देखना। चुनाव करीब आने के साथ ही दोनों ही प्रमुख पार्टियों में बैठकों का लगातार दौर देखने को मिल रहा है। प्रत्याशियों के चयन पर माथापच्ची की जा रही है। आंतरिक सर्वे और प्रत्याशियों की जमीनी पकड़ को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। इसी के आधार पर दोनों प्रमुख पार्टी जिताऊ कैंडिडेट्स मैदान में उतारने की तैयारी कर रही हैं। प्रत्याशियों की सूची को लेकर जहां एक और कांग्रेस में आपसी तकरार का नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं इन आरोपों का पलटवार भी कांग्रेस करती नजर आ रही है। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बयान का पलटवार करते हुए कहा कि आनंद लेंगे गदर का भी, फिल्म का तो सभी ने मजा लिया। अंतर कलह की स्थिति को लेकर टीएस सिंहदेव ने कहा कि मुझे नहीं लगता ऐसी स्थिति होगी। एक प्रक्रिया है जिसमें संतुलित और परिपक्वता से लोग भाग ले रहे हैं। आनंद लेंगे, गदर का भी आनंद लेंगे, पिक्चर का भी तो मजा लिया लोगों ने। गदर कहाँ होगी, क्या होगा, वो देखेंगे। तो मैदान में गदर होगी, उसका इंतजार। छत्तीसगढ़ में चुनावी समर के साथ ही प्रत्याशियों के नाम को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। सभी को बेसब्री से इंतजार है कि प्रत्याशियों की सूची कब जारी होगी। इन सब के बीच गदर की एंट्री ने एक बार फिर सियासी पारा गर्म कर दिया है। इंतजार रहेगा कि प्रत्याशियों की सूची आने के बाद आखिर किस पार्टी में घमासान होगा और इसका किस पार्टी को कितना नुकसान होगा। नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में सियासी पिच पे गदर मचा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता का परिवर्तन होगा या फिर से एक बार कांग्रेस सत्ता में काबिज रहने में कामयाबी हासिल करेगी। इन तमाम चीजों के बीच बयानों का दौर तेज हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस पे करारा तंज कसते हुए कहा है कि सूची जारी हो जाने दीजिए। गदर फिल्म की तरह जो है गदर कांग्रेस पार्टी के भीतर मचेगा। लेकिन टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री ने इसका पटाक्षेप करते हुए या कहा जाए पलटवार करते हुए कहा है कि उसका भी आनंद लिया जाएगा। फिल्म का आनंद तो सभी ने लिया। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तीन बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले उनका ताल्लुक आपसे करा देता हूं। कांग्रेस की ओर से विद्वान प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी है। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। बीजेपी की ओर से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अशोक बजाज जी। अशोक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ है। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, पहला सवाल मेरा आपसे है कि कांग्रेस एक बार सूची तो जारी करे। गदर फिल्म की जो स्थिति है वो कांग्रेस मुख्यालय में और कांग्रेस पार्टी के भीतर देखने को मिलेगा। नारायण चंदेल नेता प्रतिपक्ष ने ये बात कही है। अवधेश जी, आप भी इस बात के गवाह हैं कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी ऐसी परंपरा नहीं रही कि कोई राजनीतिक जो राष्ट्रीय पार्टी है वो आचार संहिता लगने से पहले, चुनाव की तिथि घोषित होने से पहले प्रत्याशियों की सूची जारी करे। आमतौर पर बहुजन समाज पार्टी में होता था कि 6 महीना पहले बता दिया जाता था कि जाइए आप तैयारी कीजिए, चुनाव लड़िए। लेकिन भरोसे की सरकार जो भूपेश बघेल की सरकार है, भूपेश पर भरोसे की सरकार है, उसके सामने भाजपा के सारे पैतरे नाकाम हो गए। अब ये इवेंट जी भी लोगों को पिक्चर भी याद आ रहा है, तो निश्चित तौर पर ये तो बताएं भाजपा कि जो 21 लोगों की सूची जारी किए हैं, जिस पर लगातार मंथन करने के लिए रात के अंधेरे में अमित शाह जी को आना पड़ रहा है और रात भर 5-6 लोगों के साथ बैठक करते हैं और सुबह गायब हो जाते हैं, सभा लेने का साहस नहीं है, तो वो 21 लोग यथावत रहेंगे कि नहीं, वो प्रत्याशी हैं कि नहीं, वो चुनाव लड़ते तक
उनको बीफार्म जारी होगा कि नहीं, वो प्रत्याशी रहेंगे कि नहीं, इसी में संशय है। आयातित लोगों को देखिए, वरिष्ठ नेता है अशोक बजाज जी, बहुत सम्मान करता हूं व्यक्तिगत तौर पर। अभनपुर से ये स्वाभाविक दावेदार थे। उनके साथ साथ पिछड़ा वर्ग के मैं समझता हूं कि भाजपा के सबसे बड़े नेता है चंद्रशेखर साहू जी, उनको बाईपास कर दिया गया। ये तो राजनीतिक अग्निवीर बना दिए गए भाजपा के। तो ये अपने गिरबान में झाके भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जो प्रोग्राम है वो 2 महीना पहले से तय है। हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ताओं को अवसर मिला, पूरी पारदर्शिता है, ब्लॉक लेवल से नाम मंगाया गया। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं लौटूंगा आपके पास। दरअसल आपकी पार्टी की ओर से ही ये कहा गया था कि 6 सितंबर को हम पहली सूची जारी करेंगे, बाद में उस तिथि में परिवर्तन हुआ। अब ये कहा जा रहा है कि नवरात्रि के आसपास जो है पहली सूची जारी होगी। बहरहाल अशोक जी, मेरा सवाल आपसे है कि कांग्रेस ये कह रही है कि 21 लोगों का नाम 17 अगस्त को जारी किया गया, उसके बाद क्या गदर मची बीजेपी के भीतर कि दूसरी सूची पे ब्रेक लग गया और लगातार चिंतन और मंथन का जो दौर है वो अब तक जारी है, दूसरी सूची बीजेपी जारी नहीं कर पाई। अशोक जी, आप प्रश्न की नमक लगाइए। 21 प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, 1.5 महीने लगभग हो गए। आपके अखबार वाले, मीडिया वाले कैमरा लेने के घूम रहे हैं कि कहीं असंतोष है, कहीं कुछ विरोध है। ऐसा कहीं किसी के देखने को नहीं मिला है। 21 प्रत्याशी हमारे हैं, जिसे कार्यकर्ताओं ने भी स्वीकार किया है, जनता भी स्वीकार कर रही है, और ये सारे प्रत्याशी जीत कर आएंगे। अब कांग्रेस पार्टी में जो अंतर्द्वंद है, माननीय नारायण चंदेल जी ने जो अभिव्यक्त किया कि कांग्रेस के अंदर इतना अंतर्द्वंद है कि सीएम हाउस में, राजीव भवन में, और भी अपने खड़गे जी आए, कई दौर की बैठकें इनकी हो गई है, लेकिन एक सिंगल प्रत्याशी तय नहीं कर पाए, एक सिंगल प्रत्याशी की घोषणा आज तक नहीं कर पाए। तो आखिर ये जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी कहती है कि किस घमंड में है कि हम सरकार बनाएंगे, भाजपा खत्म हो गई है, इस प्रकार का ये जो दम्भ भर रहे हैं ना, इनको समझ में आ गया है प्रत्याशी डिक्लेयर तो होने दीजिए। इतनी भगदड़ मचने वाली है, इतनी भगदड़ मचने वाली कांग्रेस में, क्योंकि इन्होंने जिस ढंग से पूरे 4.5 साल में, पौने 5 साल में अपने ही कार्यकर्ताओं को ठगा है। निगम मंडलों में जिन्होंने संघर्ष किया उनका कहीं नामो निशान नहीं, और कहां से लोग आए और बड़े बड़े पदों पर आसीन हो गए, महत्वपूर्ण जगह पर उनको बैठा दिया गया, और जिन्होंने कांग्रेस के लिए संघर्ष किया वो तो नेपथ्य में चले गए। अभी टिकट की बारी आई, टिकट भी अगर अंतिम समय में, अंतिम प्रयास में टिकट भी नहीं मिला तो देखिएगा भगदड़ की स्थिति आएगी। और बिल्कुल नारायण चंदेल जी ने जो बातें कही है, बिल्कुल चलिए, ये तो भविष्य की बात है अशोक जी, बिल्कुल ये भविष्य की बात है। कांग्रेस जब पहली सूची जारी करेगी तब यथा स्थिति का पता चल पाएगा कि क्या स्थितियां बन रही है, क्या समीकरण है, मंथन से क्या अमृत निकला या विष का भी हलाहल करने के लिए कोई सामने आएगा। मैं अनिल जी का रुख कर लेता हूं। अनिल जी, सियासी पिच पे गदर मचा हुआ है। नारायण चंदेल कहते हैं कि गदर मचना तो अभी बाकी है, पिक्चर की स्थिति कांग्रेस में हो जाएगी। कांग्रेस कह रही है कि 17 अगस्त को आपने सूची जारी की, अंदर खाने जो गदर मचा हुआ है, 1.5 महीने तक दूसरी सूची पे ब्रेक लग गया है। देखिए अवधेश जी, सबसे पहले तो नारायण चंदेल को अपडेट हो जाना चाहिए कि ये गदर नहीं है, गदर 2 है। ठीक, अगर फिल्मों की भी बात करें तो गदर की 2 फिल्में आ चुकी है। इसके पहले का गदर 2018 में हुआ था भाजपा और कांग्रेस के बीच में, तो अब गदर 2 हो रहा है। देखिए, जहां तक टिकट जल्दी या देरी से वितरण होने की बात है, मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा अवधेश। 1999 में बीजेपी ने तरुण चटर्जी को महापौर पद की टिकट दी थी। सिर्फ 4 घंटे पहले टिकट तय हुई थी उनकी और वो चुनाव जीत गए थे महापौर का। अभी कांग्रेस ने 2018 में 6 सीटें ऐसी थी जो बिल्कुल अंतिम 1 या 2 दिन पहले जारी की, और मुझे लगता है वो चुनाव वो पूरा उन सीटों पर जीत चुके थे। रायपुर उत्तर में बीजेपी ने 1 दिन पहले टिकट जारी की, 1 या 2 दिन पहले टिकट जारी की है, और बीजेपी वो चुनाव हार ली थी रायपुर उत्तर का। बिल्कुल। तो सवाल ये तो तय है कि टिकट जितनी जल्दी जारी होंगी, प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार का समय मिलता है और पार्टी की जीत की संभावना बढ़ती है। अब जहां तक बीजेपी की बात है, उसने 21 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। ये वो सीटें हैं जो बीजेपी बहुत कम जीत पाई है या मार्जिन अंतर से हार गई है।
तो यह कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है सीटें। इन सीटों पर उन्होंने जल्दी उम्मीदवार उतारे हैं। इसके बाद भी बीजेपी के खुद का आंकलन है ना कि वो मुझे लगता है कि 10 से 12 सीटें ही जीत पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सवाल जनता का मूड का है, एंटी विधायकों की एंटी इंकम्बेंसी का है। ये सब भी बहुत मायने रखता है। आप टिकट कितने भी पहले दे दीजिए, अगर आपका प्रत्याशी लोकप्रिय नहीं है, अगर एंटी इंकम्बेंसी है, अगर जनता पसंद नहीं कर रही है, अगर विधायक के खिलाफ है, तो फिर डब्बा गोल होना तय है। बिल्कुल बिल्कुल आपने अनिल जी सही कहा कि टिकट ऐसी ही परंपरा रही है कि आचार संहिता लगने के बाद लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन के आसपास ही टिकट का ऐलान होता है। बीजेपी ने पहली बार सीटों का कैटेगराइजेशन किया, ABCD, जो 4 क्रम में 4 श्रेणियों में सीटों को बांटा और माना गया कि बीजेपी जिसे D श्रेणी में रखी है उन सीटों पे नामों का ऐलान कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी अनिल जी C, B और A तो बचते हैं जिस पे आज तक ऐलान नहीं हो पाया। बहरहाल मैं एक बार सुरेंद्र जी का रुख कर लेता हूं। सुरेंद्र जी, बीजेपी के विद्वान है, सीनियर है अशोक बजाज जी, वो कह रहे हैं कि पार्टी में घमासान मचना तो तय है, आप सूची जारी करके तो देख लीजिए। अवधेश जी, पूरी पारदर्शिता है, एक एक नाम पर चर्चा हो रही है। जिस प्रकार से मैंने कहा, ब्लॉक, जिला, PCC के बाद में राजनीतिक कमेटी और स्क्रीनिंग कमेटी में एक एक नाम पे चर्चा हो रही है। कई ऐसे सीट हैं जहां पर सिंगल नाम है, जो ब्लॉक स्तर से ही सिंगल नाम आए हैं। ऐसे भी हमारे यहाँ प्रक्रिया है जिसमें कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करते हुए वहां पर दावेदारी नहीं की, और कई सीट ऐसे हैं जहां 100 से ज्यादा उम्मीदवार हैं। तो हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, कार्यकर्ताओं को पूरी आजादी है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में तो अब ये चर्चा है, छत्तीसगढ़ में भी भाजपा में प्रत्याशी चयन में MP फार्मूला आ रहा है, और विजय वर्गीय को गिड़गिड़ाते आपने देखा है किस तरह से वहां पटेल जी, विजय वर्गीय जी और तमाम नेताओं के साथ जो हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी अधिनायकवाद पर उतर आई है। शाह के सामने किसी की हिम्मत नहीं है कि मुंह खोल सके। और एक बात और इनके अंदर भीतर खाने में चर्चा है कि जो 21 प्रत्याशियों की सूची जारी हुई थी, उसके बाद नीलकंठ टेकाम को इस्तीफा दिलवाकर रमन सिंह ने जो प्रत्याशी घोषित किया, तो ये भाजपा स्पष्ट करे, क्या रमन सिंह को अधिकार है? क्या उनको अपने टिकट की गारंटी है? अपने पुत्र का क्या के लिए जो लगा रहे, मांग रहे हैं टिकट, उस पर क्या? तो ये भारतीय जनता पार्टी के जितने दावे थे, चाहे वो परिवारवाद का हो, खैरागढ़ में भांजे को टिकट मिली इनके, सरायपाली में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता के पुत्री को मिली, दागी भ्रष्टाचारी को टिकट नहीं देने की बात थी, रामविचार नेताम को जो प्रियदर्शनी सहकारी बैंक घोटाले में आरोपी ने कबूल किया रिश्वत देने का, उस तरह से तमाम उदाहरण हैं। इनकी पार्टी में तो जो 21 सीटों में डिक्लेयर हुआ, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं मिला, पकड़ के लाए गए हैं, दूसरी पार्टी से आए हैं। जिस प्रकार से राजिम के प्रत्याशी हैं, डोंडी लोहारा के प्रत्याशी हैं। तो भाजपा में तो ऐसा संकट है नीति, नियत और नेतृत्व का कि भूपेश पर भरोसे की सरकार के सामने सारे पैतरे, सारे षड्यंत्र इनके फेल हो गए। ठीक है अशोक जी, बीजेपी में नीति नेतृत्व का जो संकट है उसी का परिणाम है कि कांग्रेस से 4 साल, 5 साल, 1.5 साल पहले या अन्य दलों से आए लोगों को आपने टिकट दिया, आपके पास चेहरे का इतना बड़ा अभाव हो गया क्या? हमारे यहाँ एक सुनिश्चित मापदंड है, और इस मापदंड के अंतर्गत जो नाम सामने आए हैं, एक जिताऊ प्रत्याशी कौन हो सकता है, इसको देखा गया। और सारे जितने भी प्रत्याशी हमारे आएंगे, सब जितने योग्य होंगे। मध्य प्रदेश में भी आप देखिएगा कि सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दी गई है, ये सब जीतने वाले चेहरे हैं। न केवल खुद जीतेंगे, बल्कि आसपास की सीटों में भी इनकी उम्मीदवारी का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और निश्चित रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, भाजपा तो ऐसे प्रत्याशी खोज रही है जो जमानत बचा ले। जमानत का संकट है भाजपा में। आप अपने विधायकों की चिंता कर लो, कितने विधायक आपके रिपीट होने वाले हैं तो बता दो मेरे को। विधायकों की क्या हाल है? 75 पार, बाजार में लोग क्या अब की बार 75 पार। देखिए, सपना देखना कोई गुनाह नहीं है, सपना देख लीजिए। भाजपा में तो ये हालत है, जिनको प्रत्याशी बनाया गया उनको खुद को नहीं पता था कि उनका नाम सूची में शामिल है। तो यही तो चमत्कार है गुरुजी। आपके क्षेत्र में, अमरपुर में जिनको टिकट मिले उसी दिन चमत्कार ढूंढना पड़ रहा है, लड़ने वाले नहीं मिल रहे हैं। आपके जैसे नेता, आपसे पूछा गया था क्या कि आपने भी हथियार डाल दिया? मंथन हुआ है, उसके बाद प्रत्याशी आए हैं, और इन प्रत्याशियों का आने के बाद कांग्रेस की जो घबराहट है आज दिखाई दे रही है।
कि वो सूची उनकी घुसती जा रही, धीरे- जमानत धीरे- धीरे- बचाने वाले प्रत्याशी हाँ। खोजे जा रहे हैं भाजपा में। ठीक है अशोक जी, मैं लौटूंगा आपके पास, सुरेंद्र जी मैं लौटूंगा आपके पास। एक बार अनिल जी का भी कर लेता हूँ। अनिल जी, ये बात तो 100% सच है। एमपी का जिक्र हुआ है तो इसलिए एमपी का भी जिक्र एक सेकंड कर लेते हैं कि एमपी में 3 केंद्रीय मंत्री को टिकट दिया गया, कुल 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया। स्थिति एमपी की ये बनी कि जो कल तक सूची बनाने के लिए बैठते थे उनका नाम ही सूची में शामिल हो गया, उन्हें खुद भी इस बात की भनक नहीं थी। बहरहाल छत्तीसगढ़ का जिक्र कर लिया जाए तो पहली सूची में बीजेपी ने 2 बड़े नामों को चुनावी मैदान में उतारा। वामेचार नेताम राज्यसभा तक के सांसद रह चुके हैं, गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के रह चुके हैं, उन्हें उतारा गया चुनावी मैदान में। विजय बघेल को जो सांसद है उन्हें उतारा गया चुनावी मैदान में। विजय बघेल 2019 में सबसे ज्यादा मतों से जीत के छत्तीसगढ़ से गए थे, तकरीबन 4 लाख वोटों से जीत के गए थे, उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो क्या लगता है कि एमपी फॉर्मूले का जो जिक्र किया जा रहा है, गुजरात फॉर्मूले का जो जिक्र किया जा रहा है, कर्नाटक फॉर्मूले का जो जिक्र किया जा रहा है और यहां तक छत्तीसगढ़ में 2019 पे जो फॉर्मूला बीजेपी ने अपनाया है, क्या वही फॉर्मूला आपको ऐसा लगता है कि 2023 में बीजेपी लेके आने वाली? देखिए अवधेश जी, पॉलिटिकल रिसर्च में एक बहुत अच्छा अंग्रेजी शब्द चलता है, मेन ब्लास्ट अप। ये वो है कि जब आप कैंडिडेट उतारते हैं तो ये देखा जाता है कि वो कितना नया चेहरा है। बीजेपी 19 साल मध्य प्रदेश में नहीं, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, मध्य प्रदेश 19 साल का शासन रहा, छत्तीसगढ़ में भी 15 साल का शासन रहा। बीजेपी की बदकिस्मती ये रही कि वो सेकंड लाइन के लीड के नेता तैयार नहीं कर सकी और यही दिक्कत है कि आज उसे सांसदों को भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उतारना पड़ रहा है। कांग्रेस में ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आज बिल्कुल बहुत खुश करने वाला बयान दिया। उन्होंने बोला कि 15 साल में आप नेताओं का अकाल पड़ गया आपके पास। तो सीधे सीधे मैं भी यही कह रहा हूं कि सेकंड लीड के नेता आप तैयार नहीं कर सके। हालांकि दुख इस बात का भी है कि अभनपुर जैसी सीट से अशोक बजाज जी को भी यदि मौका मिलता तो ज्यादा सीनियर कैंडिडेट होते, लेकिन पार्टी ने नए चेहरे तैयार नहीं करे। रमन सरकार की यह भी एंटी इनकम्बेंसी रही कि वो नए चेहरे तैयार नहीं कर सके और इसलिए आज आपको मालूम चलता है कि रामविचार नेताम को लड़ाना पड़ रहा है, विजय बघेल को लड़ाना पड़ रहा है। अगर आपने 15 साल में अच्छे युवा नेताओं को मौका दिया तो जैसा कि कांग्रेस ने देखे, पूरी ऊर्जावान कांग्रेस दिखाई दे रही है, युवाओं की टीम देख रही है, चाहे वो महापौर में हो चाहे वो विधायकों में हो, पूरी यंग टीम है। इसलिए बीजेपी के नेताओं को चिंता ये है कि जो यंग टीम के लोग हैं वो कैसे सामने ला जाएं और चिंता आप ये जताते हैं कि हम युवा और ऊर्जावान और नए चेहरे उतारेंगे। तो नए चेहरे उतारेंगे तो तैयार भी तो करना पड़ेगा ना। आज यदि चिंता इस बात की कांग्रेस में या बीजेपी में हो रही है कि टिकट वितरण जल्दी क्यों नहीं हो रहा, तो इसके पीछे यह भी एक बड़ा कारण है कि आप चुनाव जीतने योग्य चेहरे समय पर ढूंढ नहीं पाए और इसलिए आज आप आनन फानन में रिसर्च के आधार पर किसी को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। चलिए एक बार अशोक जी का जिक्र मैं रुक कर लेता हूं। अशोक जी, ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि डोंडी लोहारा का सीट तकरीबन 4-5 साल पहले जो पार्टी में आपके शामिल हुए उन्हें टिकट दे दिया गया। राजिम पे यह स्थिति देखने को मिली, 1.5 साल पहले जो जोगी कांग्रेस छोड़ के आए उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया गया। बार बार अभनपुर के सीट से आपके नाम का जिक्र हो रहा है, चंद्रशेखर साहू जो सांसद मंत्री विधायक रह चुके उनके नाम का जिक्र हो रहा है। तो ऐसा क्या अभाव बीजेपी को दिखाई पड़ा जो तमाम चर्चाएं हो रही है कि ऐसे लोगों को भी टिकट दिया गया जो 1.5 साल पहले पार्टी में आए हैं? ऐसा कौन सा फॉर्मूला आप लोगों ने तैयार किया जिसपे वो नाम एकदम फिट हुआ जिताऊ कैंडिडेट के रूप में? अशोक जी देखिए, पार्टी ने जो टिकट चयन की प्रक्रिया अपनाई है, जो मापदंड तय रखा किया है, उस मापदंड के अनुरूप ये खरे उतर रहे हैं। और हमारे माननीय प्रवक्ता जी भी कह रहे हैं कि नई पीढ़ी को मौका मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी में। अब नए लोग आ रहे हैं, इनको नई ऊर्जा के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। पार्टी और संगठित होकर काम करेगी। आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि नए चेहरे आने से नया युवा वर्ग जो है ना वो काफी उत्साहित होते हैं और उनमें बस एक बार अशोक जी की बात पूरी कर ले दीजिए। जी मैं बिल्कुल अशोक जी आप बोलिए अशोक जी आप बोलिए नई पीढ़ी का जमाना है, युवा वर्ग का जमाना है और भारतीय जनता पार्टी ने देख लीजिए युवाओं को टिकट दिए। कांग्रेस की हालत ये है कि अब देख लीजिए युवा की जब हम बात करते हैं तो इनके यहाँ क्या टीएस बाबा हैं, चरणदास महंत जी हैं, ताम्रध्वज साहू जी हैं, क्या इनको ये लोग टिकट नहीं दे रहे हैं क्या? ये बताएं ये लोग कि क्या सब युवा वर्ग को इनके क्षेत्रों में मौका मिलेगा क्या? ये बताएं।
चले, वो तो नाम जब सामने आएगा, जिस दिन प्रत्याशियों का ऐलान कांग्रेस करेगी, उस दिन पता चलेगा कि किसे टिकट दिया जा रहा है और किसकी टिकट काट दी गई। सुरेंद्र जी, अवधेश क्या- जी, ठीक। बजाज जी सम्मानीय नेता है, लेकिन डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी ने जो बात कही उसका गलत अर्थ निकाल रहे हैं। राम विचार नेताम जी युवा चेहरा नहीं है। जिस प्रकार से बघेल की इन्होंने बात कही, तो वो भी 2013 में चुनाव हार चुके हैं और वो लगातार प्रयासरत थे। प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहे बनाए नहीं, केंद्रीय मंत्री बनना चाहे बनाए नहीं, अब बना दिए बलि का बकरा। तो भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूरी है, आज तमाम अखबारों में ये मुख्य खबर है कि इनके कार्यकर्ता और नेताओं ने हथियार डाल दिया है। उन पर भरोसा नहीं इनके शीर्ष नेतृत्व को। अब 250 सवा 200 बड़े नेता जो है भाजपा के, वो यहाँ उतरेंगे। पिछले 10 दिन में 2 दर्जन से ज्यादा केंद्रीय मंत्री आए। अमित शाह जी को बार बार यहाँ आना पड़ रहा है, बूथ कमेटी की बैठक लेनी पड़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तो हथियार डाल दिया है, साफ तौर पर मना कर दिया, हम काम नहीं करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से अमित शाह जी आते हैं और 4-5 लोगों के साथ में बैठ के तय करते हैं, पूरी रात मीटिंग होती है, तो दिन के उजाले में इनको आम सभा लेने में डर लगने लगा है। 2-2 सभाएं अमित शाह जी की कैंसिल हुई है, निरस्त हुई है। तो यह साफ दिख रहा है भूपेश पर भरोसे की सरकार के सामने इनके सारे पैतरे नाकाम हुए हैं। ठीक है, मैं और जवाब ले इनके लेता हूं पास कोई अशोक जी से। विकल्प मैं नहीं। जवाब ले लेता हूं। अशोक जी, क्या बीजेपी में प्रत्याशी चयन के बाद या जो आंतरिक फॉर्मूला आप लोगों ने अपनाया है, उसके बाद कार्यकर्ताओं ने क्या हथियार डाल दिया है? क्या आपके सीट से, मतलब अभनपुर से, नाम के ऐलान के बाद बाकी लोग काम नहीं कर रहे? क्या आप चुनावी प्रचार में नहीं उतरेंगे अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए? मिश्रा जी, सभी कार्यकर्ता काम में लगे हैं। बूथ स्तर से लेकर प्रदेश के सारे नेता लगे हैं। अभी जो परिवर्तन यात्रा निकली, आपने देखा होगा कि जिस ढंग से रोड शो हुआ, सभाएं हुई और जिस तरह से लोगों का जुनून दिखा, बदलबो बदलबो बदलबो, ये दरी कांग्रेस सरकार ला बदलबो, ये जो आज लोगों के जेहन में और जुबान में गूंज रही आवाज, इससे आप अर्थ लगा लीजिए कि इस बार लोग परिवर्तन के मूड में हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की बयार बह रही है और निश्चित रूप से आप ये जान लीजिए कि जनमानस जो है अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और निश्चित रूप से जिस ढंग से 4.5 साल, पौने साल में इन लोगों ने, कांग्रेस की सरकार ने जनता को ठगने का काम किया, इन्होंने वादा खिलाफी की और जिस ढंग से झूठे वादे करके, लोक लुभावन बातें करके जनता को गुमराह किया, उसका बदला लेने का समय अभी आ गया है। और जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, आचार संहिता बजाज लगेगी, जी आप 15 देखेंगे। साल सरकार में रहे, छत्तीसगढ़ी स्लोगन का भी उपयोग किया हो तो बताएं। माता कौशल्या और छत्तीसगढ़ महतारी कभी 15 साल में याद हुई हो तो आई हो तो बताएं। और जिस प्रकार से आपके कार्यकाल में नरेंद्र जी, छत्तीसगढ़िया जनता और 15 छत्तीसगढ़िया साल की स्वाभिमान को सरकार कुचलने का काम ये हुआ, बात आप इस बात के गवाह हो। 15 साल में कभी छत्तीसगढ़ी स्लोगन भाजपा को याद आया? रीति नीति परंपरा खान पान कभी याद किए? छत्तीसगढ़िया संस्कृति को हिकारत भरी नजरों से देखने वाले भाजपाई परिवर्तन यात्रा में छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर वहां पर लगाए जहां ये पांव रख के ऊपर चढ़ा करते थे। छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान को जूते के नोक पर रखने वाले भाजपाई, इनके पूर्व मंत्री महेश गांगड़ा ने भरी सभा में मुख्यमंत्री को जूते का कीड़ा कहा, उसके लिए क्या भाजपाई माफी मांगे? ठीक है सुरेंद्र जी, अशोक जी, समय का थोड़ा सा अभाव है, इस चर्चा को हम यहीं पे रोकेंगे। लेकिन एक बार मैं 10 सेकंड के लिए अनिल जी के पास जाता हूं। अनिल जी, 10 सेकंड में आपका जवाब। क्या परिवर्तन की बयार बह रही है, वो राजनीतिक विश्लेषकों को आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, या कांग्रेस जो दोबारा सत्ता में आ रही है उसकी बयार, उसकी सुगबुगाहट के आप लोग को सुनाई दे रही है? देखिए, अवधेश अभी टिकट बटी नहीं है, इसलिए क्योंकि आमने सामने हो नहीं पाए उम्मीदवार, इसलिए ये बहुत कहना कि परिवर्तन की बयार बह रही है, कहना ज्यादती होगी। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, कांग्रेस प्लस में है, क्योंकि देखिए आप 2003 से 18 तक के चुनाव देख लीजिए, कांग्रेस 20 सीट हमेशा आगे रही है, चाहे लोएस्ट रहे हो चाहे हाईएस्ट रहा हो। पहली बात। दूसरी बात है, उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जैसा चमत्कारिक चेहरा है। लेकिन कांग्रेस को ये याद रखना होगा कि नारा और नीति जितना बीजेपी के लिए जरूरी, उतनी कांग्रेस के लिए भी जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल। आपको इसी के दम पे जो है चुनाव जीत, चेहरे उतारने होंगे अगर आपको सत्ता में वापस आना है तो। बिल्कुल। लेकिन कुल मिला के चर्चा इस बात को लेकर ही चल रहा है कि जिस दिन चेहरे का ऐलान होगा
क्या उस दिन सियासी पिच पे गदर देखने को मिलेगा, चाहे बीजेपी की दूसरी सूची हो या कांग्रेस की पहली सूची हो। बहरहाल आज इस चर्चा में इतना ही। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अनिल जी आपका भी शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, अशोक जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये है कि इंतजार इस बात को लेकर हो रहा है कि छत्तीसगढ़ की सियासत में जब नामों का ऐलान हो तब उस वक्त पता चलेगा कि क्या गदर मचेगा या फूलों की बारिश जो है वो प्रत्याशी और नेताओं के ऊपर की जाएगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।